नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो एक बार फिर से लेकर हाजिर है ये आपका मनपसंद शो, जहां पर सालों से दशकों से हो रही है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें, आपके सवाल जवाब जो आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने या फिर उनके कुछ कानूनी पहलुओं से भी जुड़े होते हैं, उनके लगातार बिना रुके हम जवाब दे रहे हैं ताकि रियल एस्टेट से जुड़ा आपका कोई भी फैसला कभी भी गलत ना हो। और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है, आज भी जारी रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में एक बार फिर से। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु, वो है आशीष महाजन साहब, को फाउंडर प्रॉपर्टी स्टोरी। उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका आशीष जी। नमस्कार विपिन जी, नए साल की मुबारक। आपको भी नया साल बहुत बहुत शुभ हो। और ये आशीष जी के साथ हमारा नए साल में पहला एपिसोड है, इसलिए आशीष जी और मेरी तरफ से सभी दर्शकों को एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राइट आशीष जी, शुरू करते हैं तो इसी नोट पर कि अब तो 2026 में आ गए हैं। वैसे 2025 में हमने बातें की थी कि कैसा रहा वो साल, 26 कैसा रह सकता है, लेकिन ये शुरुआती हफ्ता, यहां से कुछ 2-3 महीने का प्रेडिक्शन अगर हम करना चाहें, आगे बजट भी है, आपको कैसे दिख रहे हैं? विपिन जी, मार्केट जो है वो एक तरह से ऐसे पड़ाव पे आ गई है जहां पे लग रहा है कि सप्लाई साइड अभी ज्यादा एक्टिव है और सप्लाई काफी है और डिमांड उतना है नहीं, जबकि डिमांड ब्रिस्क है, मतलब डिमांड सेल हो रहा है, हर कैटेगरी में हो रहा है। पर ओवरऑल मार्केट की चाल ऐसी है कि अभी शायद जो इतने सालों से डेवलपर के हाथ में थी मार्केट, वो शायद कंज्यूमर्स के हाथ में आ रही आएगी। और काफी सारे मिडिल मार्केट वाले जो एरियाज हैं या लोकेशंस या सिटीज हैं, वहां पे मैंने प्राइस बढ़ोतरी तो पिछले एक साल में शायद नोटिस करी नहीं है। और इनफैक्ट कल ही एक बड़े डेवलपर की ऐसे रिपोर्ट आई थी कि जो उन्होंने साल का अनुमान लगाया था बुकिंग्स के लिए, वो उसको सिग्निफिकेंटली उससे कम शायद वो नंबर्स कर पाएंगे। और उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर जो बुकिंग वैल्यूज है वो सिग्निफिकेंटली डाउन हुई है। तो विच इज एक्चुअली द फर्स्ट कमेंट बाय लीडिंग डेवलपर कि मार्केट सॉफ्ट है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि बाकी डेवलपर्स किस तरह से रिपोर्ट्स देंगे, बट ऐसा लगता है कि शायद ओवरऑल जो तेजी पिछले 2.5-3 साल में रही, उतनी तेजी शायद 2026 में देखने मिले नहीं। राइट तो ये एक शुरुआत है साल की, जहां पर एक टर्न अराउंड, जिसकी बात बहुत लंबे समय से हम करते आ रहे हैं। आशीष जी ने भी कई बार उसका जिक्र किया है कि एक जो सॉफ्टनेस थी अब वो धीरे धीरे फर्म हो रही है, निकल कर आ रही है, रिपोर्ट्स में दिख रही है, स्टेटमेंट्स में आ रही है। तो बहुत अच्छा कंक्लूड किया इसको आशीष जी ने कि जो गेम्स अभी तक डेवलपर के हाथ में थी, अब शायद वो धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ गई, यानी कि जो कमांड है, जो कंट्रोल है, वो उसके हाथ में आ गया। अब ये मार्केट उसी तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उस पर भी और चर्चा जारी रहेगी। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। वर्षकेतु मुंडे हमें कॉल कर रहे हैं और कॉल आ रही है पुणे से। वर्षकेतु साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आज आप शो पर? थैंक यू सर, थैंक यू। आशीष जी, मेरा एक क्वेश्चन है। गोदरेज पार्क राइड मांजरी प्रोजेक्ट है जो इसमें स्टार्ट हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, कोरोना पीरियड में। ओके। बट उसका जो टाइमलाइन था मार्च 25 में एक्चुअल उसका पोजीशन था 6 मंथ का पीरियड लेके भी 6 मंथ का गोदरेज इसका कोरोना का पीरियड ले लिया। उसके बाद में सितंबर 25 भी चला गया और अभी 26 में हम लोग, तो पूरे 1 साल से लैग कर रहे हैं। 1 साल से न गोदरेज हमको पोजीशन दे रहा है, न कोई अपडेट दे रहा है, न उसका कंपनसेशन दे रहा है कि बाबा 1 साल से डिले हो रहा है। अभी हम इस कंडीशन में कि एक तो रेंट भर रहे, रेंट चल रहा है हमारा, दूसरा बैंक से ईएमआई लिया है, वो ईएमआई भी जा रहा है सर। हम दोनों तरफ से मार खा रहे हैं और हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। गोदरेज के सामने जाके न गोदरेज के मैनेजमेंट सुन रही है, न हम ये कर रहे हैं। टोटल हम 257 फ्लैट होल्डर है रास्ते पे सर हम लोग। तो मुंडे साहब, क्या आपने रेरा को अप्रोच किया? क्योंकि अब तो हर प्रोजेक्ट जो है वो रेरा बाइंड होता है, कंपल्शंस होते हैं, डेडलाइंस होती हैं, वहां पर से कोई सुनवाई, कोई जवाब? सर रेरा में हम लोगों ने इंडिविजुअली भी एप्लीकेशंस दिए हैं, बट रेरा की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है।
और इसके क्लाइंट की तरफ से, गोदरेज की तरफ से आता है कि हम लोग क्वालिटी का काम दे रहे हैं हमको। अभी क्वालिटी का मतलब ये हो गया, बट टाइम पीरियड भी होता है ना, 5 साल 6 साल हो गए हम लोग सर EMI 95% तक हमने पेमेंट जमा करी है, और 95% पेमेंट जमा करने के बाद भी इधर हमारी EMI जा रही है, दूसरी तरफ से हम लोग सर रेंट दे रहे हैं, बड़े इसमें आ रहे हैं, रेरा ना सुन रहा है ना कोई। अभी हम लोग तो क्या नौकरी करने वाले लोग होते हैं, हम कोर्ट कचहरी भी नहीं कर सकते। गॉट योर पॉइंट मुंडे साहब, ये तकलीफ है, और आपने कहा कि आपके साथ और भी ढेर सारे होम बायर्स हैं। जरूर आशीष जी से हम इसकी रेमेडी पूछते हैं। तो आशीष जी, गोदरेज एक बड़ा नाम है, यूजुअली टाइमलाइन से बड़े उसको बाइट करते हैं, उसके साथ में चलते हैं, उसको फॉलो करने वाली कंपनियों में आप इनका नाम ले सकते हैं। और अब चूंकि रेरा भी है तो कोई भी कंपनी क्यों ना हो उसको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जस्ट इन देयर केस जो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ड्यूरिंग कोविड वो एक्सटेंशन दिया गया, फिर ये सितंबर का भी लास्ट ईयर का डेडलाइन मीट हो गया, ब्रीच हो गया, और अब हम 26 में आ चुके हैं और काफी सारे लोग इसमें परेशान हैं। तो क्या हल हो सकता है इनकी परेशानी का? बिपिन जी, सिंस प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है तो मेरे को ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि इनको अभी तक रेरा का फेवरेबल वर्डिक्ट नहीं आया, क्योंकि मोस्टली महाराष्ट्र में रेरा की सुनवाई काफी तेजी से होती है विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेट्स। ओके, अदर जो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि गोदरेज बायर्स के साथ उनको कंपेंसेशन नहीं देगा, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। मोस्ट लाइकली जो ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ है वो हुआ ही थोड़ा कस्टमर फेयरनेस के कारण है। तो आई थिंक कंपेंसेशन इनको मिल जाना चाहिए इवन विदाउट अप्रोचिंग रेरा। तो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइज रहेगा अगर कंपनी ऐसा करेगी। बाकी और कुछ पहलू हो सकते हैं जो हम लोगों को एज आउटसाइडर्स नहीं मालूम रहेंगे, बट अदरवाइज डिलीवरी होगी इनकी और इनको रेरा के थ्रू ही अप्रोच करना चाहिए, और अगर हो सके तो कंपनी से डायरेक्ट नेगोशिएट भी करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार इनके हाथ में रेरा का वर्डिक्ट आता है तो गोदरेज जैसी कंपनी शायद उस पे ऐसा नहीं करेगी कि उसको ऑनर नहीं करे। बड़े ब्रांड के साथ आप जाते हैं, यहाँ पे भी जब हम रिकमेंडेशन देते हैं तो आमतौर पे जो गोदरेज जैसे नाम आते हैं तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव एक अप्रोच होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो डिलेज हो रहे हैं और एक क्वालिटी वर्क के लिए कहा जा रहा है, आपकी बात का सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा है। एंड होपफुली चूंकि आपने रेरा में एक अपील की है, ऑलरेडी आप लोग पहुंचे हुए हैं, तो हम वहां से एक पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा आशीष जी भी कह रहे हैं कि थोड़ा सरप्राइजिंग है इस तरह की चीज होना, जो कंपनी है और जिस स्टेट में हम बात कर रहे हैं वहां पे रेरा भी काफी ज्यादा पावरफुल है, और गोदरेज इन इटसेल्फ अपने कस्टमर्स को काफी केयर करती है, इसीलिए कंपनी का नाम है इतना। लेकिन ठीक है, अगर आप एक बार अपनी चीजों पे और आगे बढ़िए, और अगर फिर भी ये समस्या आपकी हल नहीं होती तो हम चाहेंगे कि आप दोबारा हमें अप्रोच करें। इसका जो लीगल एस्पेक्ट है हम और किसी लीगल एक्सपर्ट के साथ आपको और बेहतर तरीके से उसको समझा पाएंगे, बता पाएंगे। लेकिन जैसा अभी आशीष जी ने आपसे कहा कि आप कंपनी से डायरेक्ट एक बार और निगोशिएट करें, और साथ में रेरा के भी नॉलेज में ये सारे फैक्ट फिगर्स लेकर आएं, एंड होपफुली आपकी चीजें जल्दी रिजॉल्व होनी चाहिए। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि प्रोजेक्ट में डिले है और वो मिल नहीं रहा है। अब अगला सवाल लेते हैं, हरिओम साहब का है, हरिओम प्रकाश नारायण, और शायद ये कॉल अहमदाबाद से है। हरिओम जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए सर। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे अहमदाबाद में 2 प्रॉपर्टी है न्यू मणिनगर में, जो कि एक्सप्रेस हाईवे के जस्ट बगल में ही है। एक प्रॉपर्टी 2 BHK 3 BHK है। 2 BHK मैंने 2016 में लिया था 23 लाख का, और दूसरा जो है 3 BHK है वो मैंने 46 लाख में लिया था 2022 में। तो भी पूछना था कि इसका रखना चाहिए या कि निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया था ये पे। अच्छा, आपने दोनों ही जो घर हैं वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिए थे न्यू मणिनगर में, और 2016 की आपकी इन्वेस्टमेंट। एक थोड़ा आइडिया कि वहां से अभी तक आपको कितना एप्रिसिएशन मिला है नारायण साहब? क्योंकि जो अभी नए मकान बन रहे हैं सर, उसी सेम एरिया में अगर मैं देखा जाए तो सेम कॉर्पोरेट एरिया में अगर है तो करीब 30 लाख ऐसे है, 30 लाख 32 लाख ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और आपकी बाइंग प्राइस क्या थी? नहीं, बाइंग प्राइस था 23 लाख का, 23 का, और अब वो करीब 30 लाख 32 लाख ऐसे पहुंच गया है। ठीक है,
आशीष जी, क्या सलाह देंगे हम इन्हें कि आप 16 और आज 2025 यानी कि करीब करीब 9 साल के आसपास, मतलब हम तो 26 में आ गए, लेकिन मोटा मोटा हिसाब 9 साल हो गया है, 7-8 लाख 10 लाख का इनको इंक्रीमेंट एक दिख रहा है, तो ये दोनों फ्लैट इन्हें रख के री इन्वेस्ट करने चाहिए या अभी इनमें और अप्रिसिएशन की गुंजाइश रहेगी? विपिन जी, दोनों ही फ्लैट थोड़ा लोअर साइड ऑफ मार्केट पे लग रहे हैं, क्योंकि वैल्यू जो इन्होंने बताई वो वैल्यू उतनी कंसिडरेबल नहीं है। मैं इनफैक्ट कुछ टाइम पहले ही अहमदाबाद के थ्रू पास किया था, मैंने देखा कि सिटी बहुत ही काफी आगे है। तो स्टेट में और स्टेट की कैपिटल में इन्वेस्टमेंट तो आती रहेगी और उसके कारण रियल एस्टेट पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अब बात ये आ जाती है कि अगर ये दोनों ही फ्लैट्स को बेचते हैं तो इनके पास क्या उतना सम इकट्ठा होता है कि किसी एक सोसाइटी जाके जाएंगे, या दूसरी तरीके से ये और चीज एनालिसिस कर सकते हैं कि इनको अगर कोई रेंट आ रहा है इन दोनों प्रॉपर्टीज में तो वो रेंट कितना है, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस काफी 8-10 साल 15 साल पहले 12 साल पहले का है। तो इनको क्या पता रेंटल यील्ड काफी अच्छी आ रही हो, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इनको काफी अच्छी रिटर्न दे रहा होगा। तो मे तो कंस्ट्रक्शन का रिस्क, दूसरा उसकी वेदर एप्रिसिएशन विल कॉम्पेंसेट फॉर जो रेंट ये अभी अर्न कर रहे हैं। तो एक तरह से एक फिक्स डिपॉजिट की तरह या एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जो जिसमें एक रेगुलर इनकम आ रही है, अगर वो 4 या 5% के आसपास अभी आ चुकी हो करंट रेंट्स के हिसाब से। तो इस बाकी मैंने जो अहमदाबाद में आउटसाइड ऑफ अहमदाबाद सानंद की तरफ एंड ऑल दैट, एंड वैल्यूज आर वेरी डिफरेंट। मतलब हम बैंगलोर या दिल्ली से अगर अहमदाबाद जा रहे हैं, वहाँ 15-20 लाख 25 लाख देखने को मिलता है, तो इस तरह की वैल्यूज बाकी मेजर मेट्रोज में नहीं देखने को मिलती है। जी, तो देखिए थोड़ा सा लाइन डिस्टर्ब था, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, वो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बात कही आशीष जी ने उसको मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि आप एक 2-3 पैमाने पे इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि लो टिकट प्राइस पर ये प्रॉपर्टी थी। अहमदाबाद का एक्सपेंशन हो रहा है, अहमदाबाद गांधीनगर की ट्विन सिटी है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आ रही है, तो यूँ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, अभी भी अच्छा कर रहा है। लेकिन इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कितना आपको इंक्रीमेंट मिलेगा वो बहुत सर्टेन नहीं है। उसकी एक तरीका ये हो सकती है कि आज की तारीख में आपकी जो बाइंग प्राइस थी उसके अगेंस्ट में आपको रेंट कैसा आ रहा है। अगर वो रेंटल यील्ड आपकी अच्छी है, 3% के आसपास या उससे ऊपर की है, तो वो बुरा नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इसमें काफ़ी समय दे दिया है, तो फिर आप इसमें से निकल भी सकते हैं, जैसा आशीष जी कह रहे थे, और इसे री इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ऐसा डिसीजन है जिसको आपको 2-3 अलग अलग पैमानों पर देखना होगा, लेकिन वो पैमाने क्या होंगे वो आशीष जी ने आपको बता दिए हैं। चलिए फिलहाल यहाँ एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपके और सवाल होंगे। और एक बार जाते जाते ब्रेक से पहले बता दें, व्हाट्सएप नंबर हमारा 7045220000, इस पर आप अपने सवाल हमें सीधे भेज सकते हैं। साथ ही pg@moneycontrol.com का जो हमारा ईमेल आईडी है वो भी आपके लिए एक्टिव है। तो जैसा आपको ठीक लगे, जहां आपको अच्छा लगे, आपके लिए सुविधाजनक हो, वहां पर अपने सवाल भेजिए। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और सवाल।